हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई चंदन मोशर। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत की नदियों के बारे में। तो आइए हम लोग बेहतरीन तरीका से भारत की नदियों को समझते हैं। देखिए, भारत की जो नदियां हैं उनको हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं। एक होता है हिमालयी नदियां और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। सवाल यह आता है कि हिमालय नदियां किसे कहते हैं और प्रायद्वीपीय नदियां किसे कहते हैं। देखिए, ये हमारा भारत है और इस भारत के ऊपर वाला हिस्सा में विशाल हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो जो नदियां विशाल हिमालय पर्वत से निकलती है उसको हम लोग कहते हैं हिमालयी नदियां। जबकि जो प्रायद्वीप से निकलती है, अब सवाल आता है कि सर प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप उस भूखंड को कहते हैं जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है। आप यहाँ पर भारत के मैप में देख रहे होंगे कि कौन सा हिस्सा जो है वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि सर यहाँ से नीचे वाला जो हिस्सा है सर वो इधर अरब सागर से घिरा हुआ है, नीचे हिंद महासागर है और बंगाल की खाड़ी है। तो इस तरह से ये क्या है सर, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे प्रायद्वीप। तो एक होती है प्रायद्वीपीय नदियां, एक क्या होती है प्रायद्वीपीय नदियां, और एक होती है हिमालयी नदियां। तो जो नदियां हिमालय से निकलेगी उसको हम लोग कहेंगे हिमालयी नदियां, और जो प्रायद्वीप में नदियां होगी उसको हम लोग कहेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। क्लियर, यहां तक आपको बात समझ में आएगा। अब सवाल यह है कि इनमें क्या होता है कि इन दोनों नदियां में अलग अलग विशेषता पाया जाता है, यूं कहिए तो अलग अलग गुण पाया जाता है, जिसके वजह से हम लोग इसको वर्गीकृत करते हैं। क्या अंतर पाया जाता है या कौन सी विशेषता जो है इनमें पाया जाता है। सबसे पहले देखिए, हिमालयी नदियां में सबसे पहली विशेषता जो होती है ये लंबी होती है। ये क्या होती है, लंबी होती है। हिमालय से निकलती है तो बहुत तेजी से निकलती है और बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि हिमालय पर्वत जो है बहुत ऊंची चोटी, हिमालय पर्वत में बहुत ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती है और वहां से जो नदियां निकलती हैं वो बहुत लंबी दूरी तय करती है। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो ज़्यादा ऊंचाई से नहीं निकलती है, इसलिए ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है, इसलिए ये अपेक्षाकृत क्या होती है, छोटी होती है। दूसरा होता है सदाबहार। सदाबहार के मतलब हिमालयी नदियां जो है उसमें सालों भर पानी होता है। सालों भर क्या होता है, पानी होता है। अब सवाल होता है कि सर इसमें सालों भर पानी क्यों होता है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होता है, हिमालय नदियां जो होता है वहाँ पर कुछ ग्लेशियर होते हैं, वो धीरे धीरे पिघलता रहता है और इन नदियों में पानी आता रहता है। और दूसरा, जब वर्षा होता है तो भी इन नदियों में पानी आ जाता है। तो आप समझिए कि इनका जो पानी का स्रोत है वो पानी का स्रोत कौन कौन सा है, तो पहला हिम जो पिघलता है वो, और दूसरा वर्षा का पानी। इसलिए ये क्या होती है, सदाबहार होती है। मतलब इस नदियों में जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं इन नदियों में सालों भर क्या होती है, पानी होती है। जबकि ये क्या होती है, मौसमी होती है। मौसमी का मतलब समझते हैं, मौसमी का मतलब वैसे नदियां जिसमें सालों भर पानी नहीं रहता हो। जैसे गर्मी आता है तो गर्मी क्या होता है, गर्मी में पानी इन नदियों में क्या होती है, सूख जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पानी केवल और केवल वर्षा से मिलता है, हिम से मिलता नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आया। दूसरा है, ये गहरी घाटी बनाती है, गहरी घाटी। अब आप चूंकि देखो जो हिमालय की नदियां हैं वो बहुत ऊंचाई से आते रहती है, इसलिए पूरा खखोरले चलती है रास्ता में, पूरा खखोरले चलती है रास्ता में और गड्ढा बनाते जाती है, इसलिए उसकी जो घाटी होती है वो गहरी हो जाती है। उसकी घाटी क्या होती है, गहरी हो जाती है। अब सोच के देखिए, पानी को ऊपर से गिराइएगा तो वो तेजी से खखोरते चल जाएगा आगे, खखोरते चल जाएगा आगे। जबकि पानी को अगर हम लोग मान लीजिए इस प्रकार से गिराएंगे तो पानी जो है धीरे धीरे हल्के हल्के अपना चला जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो हिमालयी नदियां होती है वो गहरी घाटी बनाती है, गहरी घाटी बनाती है, एकदम बकोट बकोट के क्या करती है, कोड़ते आगे बढ़ जाती है, खरोच खरोच के एकदम। जबकि ये क्या होती है, छिछली घाटी बनाती है। छिछली घाटी का मतलब है ऊपरे ऊपरे, मतलब ऐसा घाटी जो बहुत गहरा नहीं होता है, वो सीधे अपना पानी निकल जाती है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि ये क्या करती है, गहरी घाटी बनाती है, और ये छिछली घाटी बनाती है, मतलब सतही रहती है, ज़्यादा ये गड्ढा नहीं करती है। आगे होता है कि हिमालयी नदियाँ गार्ज बनाती है। गार्ज का मतलब होता है कि पानी से वो पत्थर को क्या करती है, पत्थर को काट देती है, काट के गार्ज बना देती है, माने गड्ढा बना देती है।
है कि नहीं? कौन? हिमालयी नदियां। जबकि इसमें गार्ज बनाने की क्षमता नहीं होती। अब क्योंकि ये पसरल रहता है तो पानी हौले हौले, देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा जो अति है, हिमालय नदियां की जो पानी होती है बहुत तेज चलती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां की जो पानी होती है वो बहुत तेज चलती नहीं है, इसलिए गार्ज बनाने की क्षमता इसमें रहता नहीं है। जबकि हिमालय नदियां के पानियों में गार्ज बनाने की क्षमता होती है क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा होता है। आगे को होता है, रास्ता बदलते रहती है। चूंकि ऊंचाई से आती है इसलिए कभी वो सीधे चल जाती है तो कभी ऐसे मुड़ जाती है तो कभी इस तरह से, यानी स्पीड होने के वजह से ये रास्ता को क्या करते रहती है, बार बार चेंज करते रहती है। कौन? हिमालयी नदियां। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है वो रास्ता नहीं बदलती है, मतलब एकदम सीधा चल रही है तो चल रही है सोझे, एकदम ऐसे जैसे हम आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, जैसे लहरिया कट नहीं मारती है। कौन? लहरिया कट मारती नहीं है, रास्ता नहीं बदलती है। कौन? प्रायद्वीपीय नदियां। अब उसके बाद होता है ये दोनों, ये बताया आपको। आगे युवा अवस्था, यह ध्यान रखिएगा, हिमालय नदियां जो है अभी कौन सी अवस्था में है? युवा अवस्था में। यही कारण जो है, ये युवा अवस्था में इसीलिए तो है। युवा अवस्था में पहचान क्या है? पहचान यही है कि गहरी घाटी बनाती है, एकदम खचोर देती है अंदर से। दूसरा, गार्ज बना देती है, उसमें इतना एनर्जी है कि वो गार्ज बना देती है, गड्ढा कर देती है, और रास्ता बदलते रहती है। तो ये एक युवा का क्या होता है, एक युवा का गुण होता है कि वो रास्ता बदलता रहेगा, उसमें नया नया सोच आते रहेगा, उसके बाद गार्ज बनाएगा, उसमें कुछ भी करने का क्षमता होगा, और ये गहरी घाटी बना सकता है। कौन? माने गड्ढा कर सकता है, जिसमें एनर्जी ज्यादा होगा वही तो गड्ढा बनाएगा। तो ये सारा चीज युवा अवस्था में। तो याद रखिएगा, हिमालय नदियां क्या होती है? युवा अवस्था में अभी है। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां ये प्रौढ़ हो गई, बुढ़ा गई है। बुढ़ा गई के मतलब समझते हैं, इसमें इतना गाद जम गया ना, आराम से चलती है, धीरे धीरे चलती है, और अब धीरे धीरे चल रही, देखिए ना, छिछली घाटी बनाती है, गड्ढा ज्यादा नहीं करती है। दूसरा, ये भी गड्ढा की होगी, ये जो है, अब कोई प्रौढ़ अवस्था में पहुंच गया, इसका मतलब है कि युवा अवस्था में तो किसी दिन होगा, लेकिन युवा अवस्था के बाद ये क्या हो गया है? प्रौढ़। वैसे ही हिमालय नदियां भी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे प्रौढ़ हो जाएगी। जब उसके रास्ता में बहुत सारे जो है गाद जम जाएगा तो वो भी धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देगी। आगे देखिए, इसका अपवाह क्षेत्र बड़ा होता है। किसका? हिमालय नदियां का अपवाह क्षेत्र जो होता है पूरा बड़ा होता है। अपवाह क्षेत्र का मतलब जहां से वो पानी मैंने ला सकता है, जहां से पानी क्या कर सकता है? ला सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह क्षेत्र। तो अपवाह क्षेत्र जो होता है हिमालय नदियां की क्या होती है? बड़ी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां की जो अपवाह क्षेत्र होती है वो छोटी होती है। तो ये बात आपको समझ में आया कि भारत की जो नदियां हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हिमालयी नदियां और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय नदियां। ये दोनों के गुणों को आप लोग स्पष्ट रूप से समझे होंगे। चलिए, तो देखिए अब बात ये आता है कि हिमालय नदियां में कौन कौन से आएंगे। तो एक आएंगे सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, दूसरा आता है गंगा नदी तंत्र, और तीसरा आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और दूसरा आता है प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां में कौन कौन से आएंगे? तो नर्मदा आएगा, ताप्ती आएगा, महानदी आएगा, गोदावरी आएगा, कृष्णा आएगा और कावेरी आएगा। क्लियर? तो ये चीजें समझे। एक बात समझा देते हैं ओवरऑल जो आपको यहाँ पर समझने में मदद करेगा। देखिए, भारत के जितने भी नदियां हैं उसका मुहाना कहाँ होगा? सबसे पहले मुहाना को समझिए। मुहाना क्या होता है? नदियां जो होती है वो अपने जल राशि को किसी बड़े जल राशि में मिलाने के लिए उतावला होता है। जैसे कोई भी नदी अगर पानी ला रही है तो वो पानी को कोई अपने से बड़े जल राशि में मिला देगी। अब मान लीजिए कोई छोटी नदी है तो क्या करेगी? कोई बड़ी नदी में जाके अपना पानी को मिला दिया, तो वो क्या हो गया? उसका मुहाना हो गया। और अंततः जो बड़ी नदी है वो अंततः समुद्र में आकर मिल जाएगी। और समुद्र भी एक क्या है? पानी का बहुत बड़ा, उस समुद्र में एक पानी का बहुत बड़ा राशि होता है, तो उसमें आकर क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। तो यहां पर समझिएगा। अब बताइए, भारत की जितने भी नदियां होगी वो कहां आकर मिलेगी? या तो अरब सागर में या तो बंगाल की खाड़ी में। बात समझे? या तो अरब सागर में मिलेगी या तो बंगाल की खाड़ी में मिलेगी। तो याद रखिएगा कि भारतीय नदियां का जो मुहाना होगा वो क्या होगा? अरब सागर होगा या तो क्या होगा? बंगाल की खाड़ी होगा, जो अंततः आकर मिलेगी। ओके, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अब भारत के जो मैप है उस मैप पर नदियों को बनाकर हम लोग समझते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलता है और कहाँ जाता है।
एक मोटा मोटी आपके दिमाग में बैठ जाएगा और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मानसरोवर झील है और इस मानसरोवर झील के पास 3 गो हिमनद हैं। एक है चेमायुंगडुंग, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्रा। ये तिब्बत में इस प्रकार से जाती है और अरुणाचल प्रदेश में हिलती है, यानी प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद ये असम से होते हुए बांग्लादेश में जाती है और इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उसके बाद एक नदी है जो सिंगी खबान से निकलती है, जो मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी इस प्रकार से मुड़कर ये पाकिस्तान में जाती है और फिर अरब सागर में मिल जाती है। ओके। और यहाँ से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलुज नदी। क्या नाम है? सतलुज नदी। और ये सतलुज नदी जो है इस प्रकार से आकर चेनाब नदी में मिलती है और चेनाब नदी जो होता है वो सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सा? चेनाब नदी। कौन सी नदी? चेनाब नदी। तो याद रखिएगा मानसरोवर झील से याद रखिएगा कि मानसरोवर झील से कितने नदियां निकलती हैं? 3 नदियां निकलती हैं। मानसरोवर झील से कितनी नदियां निकलती हैं? 3 नदियां निकलती हैं। एक निकलती है सिंधु। क्या निकलती है? सिंधु। और दूसरा क्या निकलती है? ब्रह्मपुत्रा। और एक निकलती है क्या? सतलुज। क्या निकलती है? सतलुज। इसको हम लोग सतलुज कहते हैं। तो याद रखिएगा कि मानसरोवर झील के पास ही कुछ हिमनद होते हैं। उस हिमनद से कितनी नदियां निकलती हैं? 3 नदियां। उनका अगर मतलब एकदम एक्चुअली में पूछा जाए कि वो कहाँ से निकलती है, तो देखिए ब्रह्मपुत्रा निकलती है चेमायुंगडुंग से, जबकि सिंधु जो निकलती है वो सिंगी खबान से निकलती है, और जो सतलुज है वो राक्षस ताल से निकलती है। लेकिन तीनों कहाँ पर है? मानसरोवर झील के आसपास ही स्थित है। क्लियर? ये बात आपको समझ में आया होगा। अब ये जो सिंधु नदी है, उस सिंधु नदी के 5 जो है महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जिनको हम लोग कहते हैं पंचनद। क्या कहते हैं? पंचनद कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचनद। तो ये पंचनद कौन कौन है, तो उसको याद रखिएगा। पंचनद में एक है झेलम। एक क्या है? झेलम। ये है झेलम। उसके बाद अभी हम बताए ये चेनाब, और उसके बाद एक नदी है जिसका नाम है रावी। क्या नाम है? रावी। और एक है ब्यास। एक क्या है? ब्यास। और उसके बाद क्या है? सतलज। कितने नदियां हुए? 5 नदियां हुए। आप ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी नदी हुआ। एक हुआ झेलम। क्या हुआ? झेलम। दूसरा हुआ चेनाब, और तीसरा हुआ रावी, और चौथा हुआ ब्यास, और 5वां हुआ सतलज। तो सिंधु नदी के कितने सहायक नदियां हैं? 5 सहायक नदियां हैं जो महत्वपूर्ण है। इस सिंधु नदी की और भी नदियां जैसे काबुल है, गिलगित है, हुब्रा है, नुब्रा है, ठीक है ना, जास्कर है। ये सब बहुत सारे नदियां हैं जो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट नदियों में 5 नदियां जो हैं वो क्या है? सिंधु नदी का सहायक नदी है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। बोलिएगा, एक बार बोलिएगा। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। 5 नदियां क्या है? तो सिंधु नदी का सहायक नदियां हैं। क्लियर? अब अगर इसको याद करना है कि ये जो नदी है कैसे याद होगा, तो उसके लिए आप याद रखिएगा एक ट्रिक जिसका नाम है झेल चेरा बस लो। देखो अब किसी के घर में मान लीजिए कि चेरा है जो बहुत सारा है, मान लीजिए उसके घर में चेरा बस गया, तो झेलिए। तो यही है झेल चेरा बस लो, झेल चेरा बस लो, झेल चेरा बस लो, झेल चेरा बस लो। आप बोलिएगा झेल चेरा बस लो। आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, झेल चेरा बस लो। तो झे से क्या होगा? झेलम, चे से चेनाब, रा से रावी, ब से ब्यास और स से सतलज।
स से सतलज। तो 5 नदियां जो सिंधु के सहायक नदियां हैं उसको आप इस ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये 5 नदियां हैं जो सिंधु के क्या हैं, सहायक नदियां हैं। क्लियर। इसके बारे में हम लोग विस्तार से भी चर्चा और करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा कि यहाँ पर एक पश्चिमी घाट, आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक लगातार जो है वो पर्वतों की एक श्रृंखला है जिसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट जो है जल विभाजक का काम करता है। अब सोच के देखिए कि अगर यहाँ पर अगर जमीन उठा हुआ रहेगा तो क्या अरब सागर में कोई नदी आकर डूबे आके मिलेगा, वो अपना मुहाना बनाएगा अरब सागर में? नहीं बनाएगा। ये सारी की सारी नदियां कहाँ चली जाएगी, तो बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। क्लियर, ये बात समझ में आ रहा है। अब देखिए मध्य प्रदेश के पास एक, यहाँ पर मध्य प्रदेश के बाद के पास यहाँ पर अमरकंटक जगह है, एक पर्वत श्रृंखला, एक पर बहुत ऊंची चोटी है, अमरकंटक की चोटी। उस अमरकंटक की चोटी के पास से 3 नदियां निकलती है। कितने नदियां, 3 नदियां। अभी हम बताएं मानसरोवर झील से कितने नदियां निकलती है, 3 नदियां। और अमरकंटक से भी कितने नदियां निकलती है, 3 नदियां। एक नदी जो निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है, नर्मदा नाम है। क्या नाम है, नर्मदा। और एक जो है अमरकंटक से ये निकलती है जिसका नाम है सोन। क्या, सोन। और एक जो निकलती है उसका नाम है महानदी। क्या नाम है, महानदी। तो याद रखिएगा अमरकंटक से कितने नदियां निकलती है, 3 नदियां निकलती है। कौन कौन निकलती है, एक निकलती है नर्मदा, दूसरा एक निकलती है सोन। क्या निकलती है, सोन। और एक निकलती है महानदी। कौन निकलती है, महानदी। क्लियर। अब सवाल ये है कि सर नर्मदा कहाँ जा रही है, तो अरब सागर में जा रही है। महानदी कहाँ जा रही है सर, बंगाल की खाड़ी में जा रही है। तो सोन कहाँ जा रही है सर, तो सोन कहाँ जा रही है, ऊपर बता सकते हैं। सोन कहाँ जाएगी, मिलेगी, गंगा में जाकर मिलेगी। तो गंगा कहाँ से आ रही है, तो गंगा जो है उत्तराखंड से आती है। गंगा कहाँ से आती है, उत्तराखंड से। थोड़ा सा सतलज को ऊपर कर देते हैं, ये सतलज इस प्रकार से आती है। यहाँ से याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ से एक उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा। और ये गंगा जो है उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और ये बांग्लादेश में जाकर ये किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। कौन, गंगा। इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग के लिए केवल नदी के कॉन्सेप्ट को समझिए और नदी कहाँ से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है इसको समझ लीजिए पहले। तो देखिए ये क्या हो गया, गंगा हो गया। ये क्या हो गया, गंगा। क्लियर। और ये गंगा में ही कौन मिल जाती है जाकर, तो गंगा में ही जाकर सोन मिल जाती है। कहाँ, पटना के पास। ये बिहार है अपना, ये क्या है, बिहार। तो बिहार के पटना के पास जो है वो कौन मिल जाती है, सोन। क्या मिलती है, सोन। तो आप याद रखिएगा अमरकंटक से कितने नदियां निकलेगी, 3 नदियां। अमरकंटक से कितने नदियां निकलेगी, 3 नदियां निकलेगी। एक निकलेगी सोन, दूसरा निकलेगी नर्मदा और तीसरा निकलेगी महानदी। कौन कौन निकलेगा, तो सोन निकलेगा, नर्मदा निकलेगा और महानदी निकलेगा। कहां से, अमरकंटक से। कहां से, अमरकंटक से। सोन कहां जाएगी, गंगा में मिल जाएगी। नर्मदा बंगाल की अरब सागर में और महानदी बंगाल की खाड़ी में। अब ध्यान दीजिएगा कि उत्तराखंड से ही एक उसके बगल के यमुनोत्री से एक नदी निकलती है जो गंगा में आकर प्रयाग में आकर मिल जाती है। इलाहाबाद, जो पहले इलाहाबाद नाम था, योगी जी क्या कर दिए, उसका नाम जो है प्रयागराज कर दिए। तो प्रयाग में आकर मिल जाता है कौन, यमुना। कौन मिल जाता है, यमुना। ये है यमुना। क्या भाई, यमुना। तो यमुना नदी जो है वो कहाँ आकर मिलती है, प्रयाग में। कहाँ मिलती है, प्रयाग में। ऐसे देखिए बहुत सारा प्रयाग है, तो प्रयाग को भी हम लोग क्या करेंगे, एक अलग वीडियो में समझेंगे। तो प्रयाग जैसे देव प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, ठीक है नहीं, तो बहुत सारा प्रयाग है, जैसे प्रयागराज है। तो ये सब चीज़ को क्या करेंगे, समझेंगे। तो गंगा हो गया, यमुना हो गया, ये कहाँ मिलता है, प्रयाग में। तो ये हो गया। तो आप ये चीज़ को समझे होंगे। आगे जो है एक नदी है जिसका नाम है ताप्ती।
क्या नाम है? ताप्ती। ये देखिए, ये है जो नर्मदा के नीचे बहती है, जिसका नाम क्या है? ताप्ती। ये सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलता है। सतपुड़ा की पहाड़ी से नदी जो है निकलता है। कौन? ताप्ती। और वो भी अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती है। क्लियर? प्रायद्वीपीय भारत में या प्रायद्वीपीय नदियों में दो नदियां अपवाद हैं, जिनका नाम है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती, जो बंगाल की खाड़ी में ना गिर के किसमें गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और ये क्यों गिरती है, इसको हम लोग अगला वीडियो में क्या करेंगे? बेहतरीन तरीका से चर्चा करेंगे। आगे देखिए, आगे देखिएगा, यहाँ पर है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नासिक से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। और दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी गोदावरी ही है। गोदावरी। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। यही है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। और दक्षिण भारत की जो गंगा है, उसको हम लोग किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? गोदावरी के कहते हैं। और यहाँ उसके नीचे अगर बात करेंगे तो महाबलेश्वरम से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा। तो याद रखिएगा, ये सब कहाँ से निकल रही है? पश्चिमी घाट से। कहाँ से निकल रही है? पश्चिमी घाट से। और ये कौन हो गया? कृष्णा हो गया। क्या हो गया? कृष्णा। और एक ध्यान रखिएगा, एक नदी और है जो कावेरी है, वो यहाँ से निकलती है इस प्रकार से। ये जो नदी है यहाँ पर बहती है, और इसका नाम क्या है भाई? तो इसका नाम है कावेरी। क्या नाम है? कावेरी। देखिए, तो ये क्या है? ब्रह्मगिरी पर्वत से निकल रही है। कावेरी जो है वो ब्रह्मगिरी पर्वत से जो है वो निकलती है, और कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर? यहाँ तक कहानी समझ में आया? तो ये है भारत की नदियाँ। एक बात और कहें तो देखिए, राजस्थान में यहाँ पर एक अरावली पर्वत है। एक अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है, एक पुरानी पर्वत है, जो धीरे धीरे घिस रही है। और ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत जो है वो कौन है? अरावली। तो ये अरावली से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है लूनी नदी। और ये लूनी नदी जो है कच्छ के रण क्षेत्र आते आते यहाँ पर क्या है भाई? कच्छ का रण क्षेत्र। तो कच्छ का जो रण क्षेत्र है उसमें क्या होती है? वो समा जाती है। कौन? लूनी नदी। कौन नदी? लूनी नदी। तो ये जो लूनी नदी है वो क्या होती है भाई? ये लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण क्षेत्र में आकर विलीन हो जाती है। इसीलिए अब बताओ तो कि ये जो लूनी नदी है, क्या वो अरब सागर में गया? नहीं। क्या वो बंगाल की खाड़ी में गया? नहीं। कोई जलाशय से मिला? नहीं। तो जलाशय से नहीं मिला, इसीलिए लूनी नदी को कहते हैं अंतःस्थलीय नदी। स्थल से ही निकला और स्थल में ही क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसलिए वो लूनी नदी को क्या कहते हैं? अंतःस्थलीय नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्थलीय नदी कहते हैं। तो आई होप आपको ये मोटा मोटी आपको समझ में आया होगा कि भारत के मैप पर जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वह कहाँ पर है। देखिए, फिर से समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर मानसरोवर झील है, और मानसरोवर झील से कितने नदियां निकलती हैं? 3 नदियां निकलती हैं। एक निकलती है सिंधु, दूसरा निकलती है ब्रह्मपुत्र, और तीसरा निकलती है सतलुज। क्लियर? कहां से? मानसरोवर झील से। ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी के कितने सहायक नदियां हैं? 5 सहायक नदियां हैं। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इसको याद करने का ट्रिक यही है, झेल, चेरा, बसलो। झेल, चेरा, बसलो। घर में बसलो चेरा तो झेली, है कि नहीं? घर में बसलो चेरा तो झेली। तो झेल या ध्यान रखिएगा, झेल से झेलम, चे से चेनाब, रा से रावी, ब से ब्यास, स से सतलज। तो ये किसका हो गया? सिंधु का सहायक नदी हो गया। क्लियर? उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद बताएं अमरकंटक। अमरकंटक से कितने नदियां निकलती हैं? 3 नदियां। एक निकलती है नर्मदा, दूसरा निकलती है महानदी, और तीसरा निकलती है सोन। ये सोन कहाँ मिल जाती है? गंगा से। ये गंगा जो है वो गंगोत्री, गोमुख के गंगोत्री से निकलती है। कौन? गंगा। तो गंगा के बारे में भी बहुत बढ़िया कि कैसे अलकनंदा और भागीरथी मिल के गंगा का निर्माण होता है, उसको बढ़िया से पढ़ेंगे। तो जो ये गंगा है, वो गंगा इस प्रकार से आते हुए बिहार होते हुए ये उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए कहाँ चले जाती है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में किससे मिल जाती है, बांग्लादेश में किससे मिल जाती है, तो ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। याद रखिएगा, बांग्लादेश में गंगा को गंगा नहीं कहते हैं, वहाँ दूसरा नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दूसरा नाम से जानते हैं, और असम में दूसरा नाम से जानते हैं, और चाइना में दूसरा नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में दूसरा नाम से जानते हैं। और जब ये बंगाल की खाड़ी में मिलते हैं तो भी ये अपना नाम से मिलते नहीं है, ये भी दूसरे नाम से ही मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा। आगे है क्या भाई, गोदावरी। तो गोदावरी जो है त्र्यंबक नामक स्थान से, महाराष्ट्र में नासिक एक जगह है, नासिक जिला है, वहां से निकलती है कौन, गोदावरी। कौन निकलती है, गोदावरी। उसके बाद महाबलेश्वरम से कौन निकलती है, कृष्णा। और एक कावेरी जो है वो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, कौन, कावेरी। और ये तीनों के तीनों कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। आगे देखिएगा, यहाँ पर ताप्ती है, यहाँ पर क्या है, ताप्ती। तो ताप्ती जो है सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है, सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। और नर्मदा तो आपको बताए अमरकंटक से निकलती है। एक है क्या भाई, लूनी, जो ये है अरावली की श्रेणी, अरावली की पर्वत श्रेणी है। तो अरावली से ही निकलती है कौन, लूनी। और लूनी जो है वो स्थल से निकलती है और स्थल में ही समाप्त हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं अंतःस्थलीय नदी। क्या कहते हैं, अंतःस्थलीय नदी। तो आई होप आपको ये वीडियो के माध्यम से कम भारत में कौन कौन से नदियां कहाँ कहाँ पर है ये दिमाग में गया होगा। बस इस वीडियो को इसीलिए बनाया गया है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हिमालय नदियां में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। एक वीडियो में हम उसको एक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा वीडियो जो होगा वो होगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, और महानदी। ओके, तो इन सब नदियों को हम लोग क्या करेंगे, आराम से अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे वीडियो में पढ़ेंगे तो आसानी से हम लोग को दिमाग में चढ़ जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।